जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कहानीकार से करा रहे हैं जिन्होंने अपने व्यंग्यात्मक कहानियों से बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है, बहुत कुछ संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। आप हैं श्री रणविजय सिंह। आज हम उनसे लॉकडाउन के दौरान उनकी साहित्यिक गतिविधियों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उनके रेलवे सेवा काल के भी कुछ अनुभव शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम छविलाल पाल और साथियों की आवाज में लोकगीत भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं श्री रणविजय सिंह के साथ टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आज हम कोरोना के कारण जिस लॉकडाउन की स्थिति में हैं और अपने घरों में हैं और घरों में रहकर ही अपने काम निपटा रहे हैं, अपने काम संपादित कर रहे हैं, वैसे में साहित्य साधना, संगीत साधना और इनका रसास्वादन अपने आप में बहुत संबल प्रदान कर रहा है हमें। आज हम साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो रेलवे में एक बड़े अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं बड़ी मुस्तैदी से दे चुके हैं और जिन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों से रेलवे को तो संपन्न किया ही था, साहित्य जगत की भी बहुत सेवा की है, उसे भी बहुत कुछ प्रदान किया है। आप हैं श्री रणविजय सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ब्रजेन जी। सर ये जो समय चल रहा है कोरोना के कारण, जिस तरीके से लॉकडाउन हो गया, अब कहा जाए कि लॉकडाउन के कारण उत्पादन क्षेत्र में तो प्रभाव पड़ा, लेकिन रचना धर्मिता के मामले में इसने बहुत सकारात्मक रोल अदा किया है इस लॉकडाउन ने। आप चूंकि साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए रहे हैं, आपने इस लॉकडाउन को किस रूप में स्वीकार किया? सर देखिए, पढ़ना तो मेरी पहले से आदत थी पढ़ने वाली जी। उस आदत को और बढ़ाया गया इस बीच, क्योंकि ये आदत इसलिए बढ़ी क्योंकि और कुछ करने को था नहीं, पढ़ने के सिवा और कुछ था नहीं। तो पुरानी पुस्तकें जो थी शुरू में तो उन्हीं का अवलंब था, लेकिन बाद में फिर नेट पर हमने कुछ साइट्स ऐसी देखी जिसमें अच्छी रचनाएं उपलब्ध थी और उनका पाठ किया, उनको पढ़ा मैंने। जी जी। खासतौर से हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और विभिन्न भाषाओं की अनुदित कृतियों को का इस बीच पाठ किया। अच्छा, मेरी अलग तरह की स्थिति है, मैं पढ़ना और लिखना दोनों एक साथ नहीं कर पाता हूँ। हाँ हाँ। जब पढ़ना शुरू करता हूँ तो एक आध 2 महीने सिर्फ पढ़ता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ तो 15 दिन 20 दिन सिर्फ लिखता हूँ। यह काल मेरे लिए पढ़ने का था। बीच में कुछ रचनाएं जरूर मैंने लिखी, कुछ डायरी लिख रहा हूँ, खासतौर से कोरोना के काल में जो कुछ घटित हो रहा है,
क्योंकि जब यह काल बीत जाएगा तो इस काल के बारे में साहित्य में बहुत कुछ लिखा जाएगा और लिखा जाना भी चाहिए। समाज बहुत प्रभावित हो रहा है इस काल से, कोरोना से बहुत प्रभावित है, चाहे वो लॉकडाउन है, चाहे वो भय है, कोरोना का भय है। लोग स्वयं जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, भयभीत हैं, कोरोना से भयभीत हैं। हर आदमी में जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है, वो जीना, स्वस्थ रहना चाहता है, जीना चाहता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा। वो जानता है कि बाहर निकलने पर कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जब काल बीत जाएगा तो बहुत सी रचनाएं इस बारे में आएंगी। तो बहुत सी रचनाएं जो आएंगी उनमें यथार्थ हो, वास्तविकता हो, इसकी जरूरत है। और वो तभी हो सकता है जबकि आज जो घटित हो रही हैं घटनाएं, उनके बारे में नोट लिया जाए, उन्हें डायरी में नोट किया जाए क्रमबद्ध तरीके से। उसका कार्य मैं कर रहा हूं और शायद यह जो काल बीतेगा तो एक बड़ी रचना के रूप में मैं साहित्य को इस डायरी के माध्यम से बड़ी रचना में दे सकूंगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर, हमारे श्रोताओं को, यद्यपि ये जब पूरी तरह से पुस्तक रूप में आएगी तो ये तो बहुत बड़ी रचना होगी, लेकिन क्या ये संभव है कि उसकी 2-4 पंक्तियां हमारे श्रोताओं को पूर्वालोकन की तरह कुछ सुनने को मिल सके? देखिए, अभी तो यह नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ बदल जाती है। आपका दृष्टिकोण भी समय के साथ बदल जाता है। जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों को लग रहा था कि ये लॉकडाउन अनावश्यक है, लोगों पर अनावश्यक प्रतिबंध है। लेकिन आज जब सोचा जा रहा है तो ये हम मान रहे हैं कि लॉकडाउन आवश्यक था। उसी तरह से जैसे 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो जिस तरह से लोगों का विस्थापन हुआ, लोग पैदल आ रहे थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ट्रेनों में भर के जा रहे थे। अच्छा, ट्रेनों में जीवित लोग भी जा रहे थे या दंगों में मारे गए लोग भी जा रहे थे। तो उसी तरह इस समय भी ये लोग दिखा रहे थे, लोग पैदल दिखा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, प्रवासी मजदूर ट्रेनों से चल रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का रास्ते में निधन भी हो जा रहा, बीमारी से हो जा रहा, कमजोरी से हो रहा, चाहे जिस कारण से हो रहा, गर्मी से। तो इसकी तुलना उस त्रासदी से कर रहे हैं जो देश के विभाजन के समय हुई। लेकिन कुछ समय बाद शायद दृष्टिकोण बदले, समय के साथ दृष्टिकोण भी बदलता है और समय के साथ किसी घटना के बारे में लोगों के विचार बदलते हैं। बिल्कुल, इसलिए शायद मैं आपको क्षमा याचना से आपसे। सर ठीक है सर, हम ईश्वर से यही मनाएंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी वो डायरी पूरी हो और उसमें लॉकडाउन का जो आपकी जो दृष्टि है लॉकडाउन के प्रति वो सामने आए। क्योंकि आप न केवल आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं, आपने बहुत उच्च पद पे काम किया है और लोगों को बड़ी नजदीक से देखा है, साथ ही साथ क्योंकि आप रेलवे में रहे हैं और रेलवे आज इतना बड़ा माध्यम है इस कोरोना जन्य संकट के कारण। जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से अपने घरों को आ रहे हैं, उनकी जो व्यथा है उसका एक बहुत बड़ा संबल बना है रेलवे। तो रेलवे की भूमिका को भी शायद आपने अपनी डायरी में अंकित किया होगा और रेलवे ने वो सारी चीजें अंकित हो रही हैं और अंदर की चीजें भी अंकित हो रही। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सतह पर तो दिखाई पड़ती है। जैसे अभी 2-3 दिन से लगातार ये आ रहा है कि कुछ ट्रेनें जो बम्बई से गोरखपुर जिन्हें आना था उनका रास्ता बदल करके बिलासपुर, राउरकेला और आसनसोल करके कर दिया गया। अब किन कारणों से? क्योंकि हर किसी कार्य के पीछे कोई न कोई पुष्ट कारण होता है। वो कौन सा कारण था जिसके वजह से ये डाइवर्जन हुआ, ये मार्ग बदला गया, वो मुझे पता है। जी। और वो दिया जा सकता है क्यों इस तरह से मार्ग बदला गया और वो आवश्यक था वह मार्ग बदलना। वो मार्ग अगर नहीं बदला जाता तो शायद ट्रेनें और देर से पहुंचती और दूसरी ट्रेनें भी बाधित हो जाती। जी। तो यह सारी चीजें जो है,
जो लोगों को तात्कालिक तौर पर अनावश्यक लगती हैं, जी जी वो आवश्यक भी होती है। इसलिए जरूरी है कि घटनाओं का पूरी ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए। जी जी जी, ये बिल्कुल तो संभव हो मैं सकता है कि करूँगा। अगर ट्रेनों की बात करें तो ये डाइवर्जन किया गया होगा, अगर रूट उनका, तो निश्चित है कि ये जी, बहुत बड़े समाज के हित में किया गया होगा, ये तो हम मान के नहीं चलते हैं। ऐसा है, जिस रूट से ये ट्रेनें आती, जैसे जो इटारसी का रूट है, जी वो सुपर कंजेस्टेड रूट हो गया है। वहाँ 55 से 60 ट्रेनें खाली रोज एक तरफ से आ जा सकती हैं। हाँ और ये 260 ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं, उसमें अधिकांश ट्रेनें जो है उसी रूट से आनी है जी जी और जी एक तरफ से आनी है। जी तो निश्चित तौर पर वो इतना कंजेस्टेड रूट हो जाता है, एक एक्सीडेंट से भी ज्यादा घातक होता है। ओवरहेड इक्विपमेंट यानी जो बिजली का तार होता है, जिससे कि शक्ति लेकर के हमारा विद्युत इंजन चलता है, जी वो अधिक भार पड़ने पर वो बैठ जाता है, और बैठ जाता है वो एक्सीडेंट से भी ज्यादा सारी गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रह जाती हैं। जी 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 तो रास्ते में लोग खड़े रह जाए जहां पानी न मिले, उससे बेहतर है कि दूसरे मार्गों से ले आया जाए। उनसे पैसा नहीं ज्यादा, उनका समय जरूर ज्यादा लिया गया, हाँ समय उस तरफ से भी आते तो उतना ही लगता। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक ऐसी स्थिति हो जाती जिसमें कि रेलवे को निपटने के लिए बड़ी समस्या हो जाती, लोगों को और अधिक परेशान होना पड़ता। तो इसलिए ये सब सारी चीजें की गई, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आम लोग इसे नहीं जानते हैं। हाँ तो उनको क्यों तकलीफ, क्योंकि तकलीफ हुई रहती है, उनको समय ज्यादा लगा रहता है, तो निश्चित तौर पर उनका नाराज होना लाजमी जायज है। है। जी 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 सर, चूंकि आप रेलवे को तो जानते ही हैं, रेलवे में जो लोग यात्रा करते हैं उनको भी बहुत हद तक आपने महसूस किया होगा, क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, जी और जी कहानियों में जो आम आदमी का, एक गरीब का, एक कमजोर का, एक भूखे प्यासे का जो दर्द होता है वो साहित्य में सामने आता है। नेचुरली आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपकी डायरी के पन्नों में कुछ इस तरह की कहानियां भी कैद हुई होंगी कि बिल्कुल, आम आदमी का बिल्कुल, दर्द भी बिल्कुल। दिखाई पड़े, क्योंकि न केवल रेलवे का पक्ष ही नहीं बल्कि आपने आम आदमी के पक्ष को भी महसूस करके अपने कलम से लेखनीबद्ध किया जी, होगा। ये हम जी। आशा करते हैं और हम इंतजार करेंगे उत्सुकता के साथ कि वो आपकी पुस्तक जल्दी से जल्दी हमारे सामने आए। बिल्कुल आएगी। मैं कोशिश ये करूंगा कि इसे वो किया जाए, और ये भी कम से कम कोशिश की जाए, ये सलाह देने के लिए या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि इससे जो प्रवासी लोग हैं उनको कब ले आना बहुत उचित रहा होता, पहले ही लिया गया होता तो हो सकता है कि इतनी समस्या नहीं होती। ये सारी चीजें जो है मैं उसमें विवरण को अवश्य दूंगा, और अपनी तरफ से जो निष्कर्ष निकालना होगा वो अवश्य निकालना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, ये जो आपने अपने बातचीत के दौरान शुरुआत में ही कहा आपने कि आपने पढ़ने पर बहुत ध्यान दिया इस दौरान, पढ़ाई की। हाँ, पढ़ने पर बहुत ध्यान दिया। सर कुछ बताएंगे क्या क्या आपने इस समय अच्छे देखिए, एक इधर महाभारत चल रहा था, तो महाभारत तो मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन एक बहुत पहले मैंने पढ़ा था वंशवृक्ष करके, जो है कन्नड़ लेखक हैं भैरप्पा। जी जी, भैरप्पा को पढ़ा मैंने, वंशवृक्ष जो कि महाभारत की ही कथा है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में है वो, और बहुत अच्छा है महाभारत। उसी तरह से बांग्ला साहित्य में एक विमल मित्र की है, खरीदी कौड़ियों के मोल। जी जी जी, अच्छा, देरिदा को थोड़ा पढ़ा। अच्छा, उसके बाद खलील जिब्रान की लघु कथाएं बहुत हैं, बहुत पढ़ी वो। जी जी जी। अच्छा, हिंदी गद्य कोश में तमाम उपन्यास हैं, उपन्यास और कहानियां हैं। एक लघु कथाओं का साइट है। इससे बहुत से अध्ययन तो बहुत किया। तकरीबन ने एक मझोले किस्म का उपन्यास और 7-8 कहानियां रोज मैं पढ़ता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत समय। हाँ, अच्छा, अंग्रेजी साहित्य का, क्योंकि मैं मूल अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा, इसलिए अंग्रेजी में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो है नाटकों को मैंने दोहराया, और थॉमस हार्डी के कुछ उपन्यास पढ़े। थॉमस हार्डी के उपन्यास बहुत अच्छा। दूसरी चीज जो है, एक एनिमल फार्म पढ़ा मैंने। एनिमल फार्म बहुत ही अच्छा वो है।
और 1984 पढ़ा। हाँ हाँ हाँ। ये सब बहुत सी किताबें तो तकरीबन डेली 2-3 मैं पढ़ जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या तो बात है। हाँ, तो अध्ययन काफी इधर चल रहा है और जरूरी भी है, लिखने के लिए जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। जी जी जी, हाँ, सही कहा आपने। फ्रेडरिक फॉरसाइथ को भी थोड़ा पढ़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, द डे ऑफ जयकाल चल रहा है मेरा, इस समय पढ़ रहा हूँ मैं। जी जी। अच्छा सर, ये जो स्थितियां हैं, निश्चित है कि आपने इसको अवसर की तरह माना है, घर से निकलना नहीं है तो आपने जी जी पढ़ने जी में और लिखने में जी अपना समय लगाया है आपने। आप क्या महसूस करते हैं ये जो समय है भारतवर्ष में, जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, आप भी चूंकि लंबे समय तक रहे हैं और नीति निर्माण में, रेलवे से संबंधित नीतियों में जी जी आपकी बहुत जी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो इस समय जो हम जी। जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाला समय कैसा होगा सर? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी इसका 2-3 महीने और इस तरह से असर औद्योगिक उत्पादनों पर रहेगा कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो जिन जगहों पर हैं, मजदूर वहां से आ गए हैं, स्किल्ड लेबर जो है वो वहां से आ गया है अपने घरों को। तो जब औद्योगिक इकाइयां खुलेंगी तो वहां मजदूर नहीं होंगे, तो 2-3 महीना जब तक ये मजदूर वापस से नहीं लौटते हैं तब तक उत्पादन प्रभावित रहेगा। इस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा ये प्रभावित होगा इस वर्ष। लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाह रही। चीन में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका तकरीबन 40% से ऊपर विदेशी कंपनियां कर रही हैं। तो वो जो कंपनियां बाहर निकल रही हैं वो ताइवान जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, थाईलैंड जा रही हैं। उसमें से अधिकांश कंपनियों को हम आकर्षित कर सकते हैं। कुछ कंपनियां हमारे यहाँ आ भी रही हैं, तो वो कंपनियां जब आ जाएंगी हिंदुस्तान में तो भारत का औद्योगिक विकास बहुत तेजी से होगा और ये आवश्यक भी। चीन के प्रति लोगों में अविश्वास बढ़ा है, चाहे वो पश्चिमी देशों की मल्टीनेशनल कंपनीज हों, चाहे साउथ कोरिया की हों, चाहे जापान की हों। तो ये इन सारी कंपनियों के लिए जो कच्चा माल है और जो श्रम शक्ति है सुविधाजनक ढंग से भारत में उपलब्ध है, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। ठीक है, 3-4 महीने का उत्पादन हमारा जो है प्रभावित हुआ है, लेकिन ठीक है, आगे आने वाले दिनों में हम एक बड़ी औद्योगिक और आर्थिक महाशक्ति बन के उभरने के क्रम में हैं। श्री रणविजय सिंह से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं छविलाल पाल और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। मोर भवनवा पिया सपनवा होई गए ना, से अषाढ़ में जल बरसे भरी गए नदिया नार, अंटा ऊपर बैठी झंख, अरे सावन पड़े फुहार, भादो थिरकावे बदनवा पिया सपनवा होई गए ना, मास कुआर तनिक ना भावे घरा दुआर, सखी सहेली बोली बोले मिले
नैन पीऊ के प्यार सगरो में लवा बिनय धेलवा के सपनवा होई गए राम। कार्तिक मास दिवाली कोने कोने करे उजाला, कार्तिक मास दिवाली कोने कोने करे उजाला। कंगन कान में बाला, अरे चुभता बन के भाला के जलावे घर दिया नवा पिया सपनवा होई गए ना। के जलावे घर दिया नवा पिया सपनवा होई गए ना। के जलावे घर दिया नवा पिया सपनवा होई गए ना। पिया सपनवा होई गए ना। के जलावे घर दिया नवा पिया सपनवा होई गए ना। के जलावे घर दिया गहन मास लगन के दिनवा साजे अंग गहनवा, उस मास में जाड़ सतावे, अरे यऊत अगर सजनवा पीत रतिया बिन ओढ़नवा पिया सपनवा होई गए ना। फागुन मेरी तुराज बसंती हवा अंग थिरकावे, हवा अंग थिरकावे रामा हवा अंग थिरकावे, हवा अंग थिरकावे रामा हवा अंग थिरकावे। भंवरा गूंजे कोयल पपिहा, अरे बिरही गीत सुनावे, खेलब के करे संग रंगनवा पिया सपनवा होई गए राम। मास बनटे से फुलाने चंपा और चमेली, चंपा और चमेली रामा चंपा और चमेली, चंपा और चमेली रामा चंपा और चमेली। बैसाखे में डोली चढ़ी के अरे बिही से संग सहेली, सुलग जठवा में बदनवा पिया सपनवा होई गए। जठवा में बदनवा पिया सपनवा होई गए राम। जठवा में बदनवा पिया सपनवा होई गए राम। जठवा में बदनवा पिया सपनवा होई गए राम। ये थे छविलाल पाल और साथी। और अब आइए श्री रणविजय सिंह से की गई बातचीत का शेष अंश सुनते हैं। अभी आपने बताया बातचीत के दौरान कि आपने कुछ अपनी ही पुस्तकों को भी पढ़ने का प्रयास किया, कुछ पढ़ा भी आपने, दोहराया भी शायद। क्या हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का कुछ सुना सकते हैं आप अपने? मैं एक छोटी व्यंग रचना जिसका शीर्षक मैं जिम्मेदार नहीं हूँ,
क्या बात, स्वागत है, आपके सामने का पाठ आपके सामने करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 11 फरवरी 2012 को मैं भी मतदान करने गया। घर से निकलने के पूर्व अपना मतदाता पहचान पत्र कोट के सीने के पास वाली जेब में रख लिया था, क्योंकि यह सरकार चुनने का मेरा अधिकार पत्र था। इसी पहचान पत्र के भरोसे मैंने 2007 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। दोनों ही बार मेरा मतदान केंद्र नगर का एक प्रतिष्ठित स्कूल था। इस बार भी मैं उसी स्कूल पर 11 बजे पहुंच गया। पहले से ही पर्ची नहीं मिली थी, इस कारण मतदाता सूची में स्वयं अपना नाम ढूंढने का प्रयास किया। नाम ढूंढने में असमर्थ रहने पर ड्राइवर को बाहर दलों के लगे हुए सहायता केंद्रों पर भेजा। इस बीच मैं 2 पत्रकार और 4 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाह में भी आ चुका था। उन्होंने भी स्वयं आगे आकर मेरी सहायता करनी शुरू कर दी। अर्थात 7 व्यक्ति मतदान करने के पुण्य हेतु मेरी सहायता कर रहे। यह क्रम 12:30 बजे तक चला। पूरी सूची 2 से 3 बार खंगाली गई, किंतु मेरा नाम कहीं नहीं मिला। मेरे मतदाता पहचान पत्र की संख्या के सहारे भी उसे तलाशा गया। परिणाम वही ढाक के पत्तों जैसा रहा। तभी मुझे याद आया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तंत्र द्वारा किए गए प्रयासों में से यह भी एक हो सकता है। कुल पंजीकृत मत जितने ही कम होंगे, उनके मतदान के प्रतिशत में सुधार उतनी ही आसानी से हो सकता है। 1 लाख मतदाता के 50% को प्रेरित करना 2 लाख के उसी भाग से अधिक आसान है। दूसरे के 1 लाख के बजाय पहले में केवल 50,000 का लक्ष्य हो जाएगा, अर्थात प्रयास और परिश्रम आधा। बाद में सूची से और लोगों के नाम के गायब होने की खबर ने मेरी इस धारणा को और भी बल प्रदान किया। अंत में 1.5 घंटे बाद एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता ने मुझे घर जाने की सलाह दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नेट के सहारे मतदाता सूची में मेरा नाम तलाश कर मेरे मतदान केंद्र के बारे में फोन से सूचित कर देंगे। उनकी सलाह मानकर मैं घर चला आया। भोजन आदि के बाद विश्राम करने ही जा रहा था, अचानक उनका फोन आया। उन्होंने बताया कि इंटरनेट में भी मेरा मतदान केंद्र ढूंढने में वो सफल नहीं हो सके हैं, अर्थात मैं मतदान नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में जिन आधारों पर किसी व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित किया जा सकता है, उनमें से कोई भी आरोप मेरे ऊपर लागू नहीं था। अतः मैं ये मानकर चल रहा था कि मतदान कर सकता हूं, पर मतदाता सूची में नाम न मिलना एक सशक्त और अकाट्य कारण के रूप में मेरी राह रोककर खड़ा हो गया। परिणाम यह रहा कि मैं मतदान नहीं कर सका। मताधिकार से वंचित रह जाने का मुझे दुख था। अवकाश होने के कारण मैं घर पर ही था और इसी विषय में सोच रहा था। मतदान के साथ ही साथ मन में इसके बाद बनने वाली सरकार पर भी विचार चल रहा था। अब तक चुनी गई हर सरकार की जनता ने लानत मलामत की थी। लोग पलटकर अपनी ही चुनी सरकार की कुछ दिनों बाद आलोचना करने लगते थे। भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडा राज, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, यथास्थितिवाद, राम राज्य, अति विकास, आज किसी भी नाम पर। निष्कर्ष यह है कि मतदान से जो भी सरकार बनती है वो अच्छी नहीं होती है और खराब शासन प्रदान करती है। परोक्ष रूप से इस खराब सरकार और शासन व्यवस्था का जिम्मेदार मतदान करने वाला ही होता है। ईश्वर और तंत्र की कृपा से यूं कहिए कि मैं मतदान करने से वंचित न होकर इस जिम्मेदारी से बाल बाल बच गया। अर्थात इस चुनाव के बाद गठित खराब सरकार और उसके किसी भी निर्णय के लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि इसके बनाने के लिए मैंने ईवीएम पर उंगली नहीं रखी है। प्रदेश के आधे से अधिक मतदाताओं यही मतदान का प्रतिशत है से मैं उनके गत निर्णय हेतु प्रश्न भी पूछने का हकदार रहूंगा। मैं किसी राग द्वेष के बिना सबके प्रिय कार्य सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करता रहूंगा। सरकार की शिकायत लेकर अपने पास आने वाले लोगों को डांट कर कहूंगा, इसके लिए मैं नहीं, वे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली का प्रयोग किया। धन्यवाद। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही शानदार व्यंग है हमारी मतदान व्यवस्था पे। कई बार होता है कि अनावश्यक या अनचाहे कारण से समझ ही नहीं पाता व्यक्ति कि उसका नाम क्यों वोटर लिस्ट में नहीं है, जैसा कि आपके साथ हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ सर? आपने ये हालांकि कहानी में बताने का प्रयास किया है, लेकिन अजीब सी खींच भी हुई होगी, अजीब से गुस्सा भी आया होगा व्यवस्था पे। आपको कैसा लगा सर? तो गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने इसको अपने रचना का एक प्लॉट माना सर, विषय बना लिया। अब बाद में एक दिन गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में तत्कालीन सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी जिसमें उपस्थित थे, किसी ने उनसे कहा कि
भाई साहब ने तो वोट ही नहीं दिया है, इन्होंने तो वोट ही नहीं डाला। तो मुस्कुराने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मतदान के लिए 18 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है ना, और जब हो जाऊंगा तब मेरा नाम आ जाएगा। हमने कहा जब मेरे ये उम्र हो जाएगी 18 वर्ष की तो मतदाता सूची मेरा नाम अवश्य आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, और तब मैं वोट डालना शुरू कर जी। बहुत अच्छी और कहानी। उस समय मेरी उम्र तकरीबन जो है 57-58 साल के आसपास। जी 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 जी, बिल्कुल 40 साल का अंतर, 17 साल के आपको युवा के रूप में। हाँ जी जी सर, ऐसी ही कहानियां आज आवश्यकता है ऐसी कहानियों की समाज को। लोग मनोरंजन के लिए बहुत कुछ लिख डालते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ संदेश होना चाहिए। नहीं, संदेश भी होना चाहिए। अब मनोरंजन और संदेश दोनों होना चाहिए। लोगों को अच्छा भी लगे, पठनीयता होनी चाहिए। रोचक अगर नहीं है कोई भी साहित्य, अगर रोचक नहीं तो पढ़ा नहीं जाता है। जी 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 जी। खाली वो अपने लिए लिखने के लिए आप जो मन चाहे सो लिखिए। हाँ हाँ हाँ। अब लिखना तो चाहिए पाठक के लिए ना, कि जिसको पाठक पढ़े। जी 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 जी। बहुत अच्छी बातचीत हुई सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। ये थे प्रसिद्ध कहानीकार श्री रणविजय सिंह। इसी बातचीत के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत यहीं संपन्न होता है। कल हम पुनः एक नए अंक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।